हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन का। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ये चैनल आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री चैनल है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन का आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी थी। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का एक सब क्वेश्चन में आप लोगों के लिए सॉल्यूशन अपलोड करूंगी। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, आपको एक्सप्लेन करना है नीचे दिए हुए टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहला जो टर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आंसर में लिखना होगा कि इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ये है ना, क्या बताता है, इसमें क्या मेंशन होता है। तो यहाँ पर है ना, कंपनी का जो पर्पस किसके लिए बनाया जाता है, द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, किस कारण से कंपनी है ना, कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी सेटअप की गई है, तो वो पर्पस यहाँ पर बताया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नाउ इट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। तो ये जो भी एक्टिविटीज जो कंपनी है ना फॉलो करने वाली है, अंडरटेक करने वाली है, तो वो सारी एक्टिविटीज के बारे में इसमें मेंशन होता है। एज पर दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है विच डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो राइट्स है, प्रिविलेजेस है वो, एंड उसमें सारे इसमें मेंशन होते हैं, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशंस इसमें मेंशन होते हैं। एंड इट स्टेट्स द पावर ऑफ द कंपनी, और साथ ही है ना, ये जो कंपनी के हाथ में कौन से पावर है, मतलब तो वो भी इसमें मेंशन होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या उसके राइट्स है, क्या वो नहीं कर सकती है। तो वो सारा है ना इसमें मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होते हैं। इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप, ये है ना रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स, कंपनी के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है और उसको कंट्रोल करती है। आउटसाइडर्स कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे नेमली ये जो VIZ है उसको हम नेमली रीड करते हैं। नेमली द शेयर होल्डर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, देन सप्लायर्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, तो इन सब के बारे में इसमें डिस्क्राइब्ड होता है। हु कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम से हम मेक आउट कर सकते हैं भाई कौन शेयर होल्डर्स है, कौन क्रेडिटर्स है, कौन सप्लायर्स है। नाउ वेदर अ कंपनी इज परमिटेड टू अंडरटेक अ सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन और नॉट, ये भी इसमें मेंशन होता है कि कंपनी कौन सी है ना एक्टिविटी को अंडरटेक कर सकती है, कैरी आउट कर सकती है, और कौन सी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन वो कैरी आउट नहीं कर सकती, तो वो भी इसमें मेंशन होता है। नाउ इसमें ना क्लॉजेस में मेंशनड होते हैं, इसमें इंक्लूडेड होते हैं क्लॉजेस। तो सबसे पहला क्लॉज है द नेम क्लॉज, देन द एड्रेस क्लॉज, जिसमें ना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज रहता है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है कंपनी का, एंड द ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, देन द लायबिलिटी क्लॉज की भी कौन सी लायबिलिटीज है कंपनीज की, देन द कैपिटल क्लॉज, इसमें ना ऑथराइज कैपिटल के बारे में रहता है, देन द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नाउ एज इट डिफाइंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी का नेचर एंड कैरेक्टर डिफाइन करता है। इट इज नॉट इजी टू ऑल्टर द क्लॉजेस, इसके लिए ना क्लॉजेस को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, आसान नहीं होता है इनको ऑल्टर करना। सो द एक्ट हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस, इसके लिए है ना कंपनीज एक्ट में ये है ना स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस है लेड डाउन किए गए टू बी फॉलोड टू ऑल्टर ईच क्लॉज, हर एक क्लॉज को अगर ऑल्टर करना है तो स्पेसिफिक उसके लिए प्रोविजंस एंड रूल्स मेंशन किए हुए हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। नाउ सेकेंड यहाँ पर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एंड ये है ना इंटरनल, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी फाइल्ड विद द ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो है उसके पास ये है ना रजिस्टर करना जरूरी होता है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट
ऑपरेट करते हैं तो उसी समय पर इसको है ना रजिस्टर करवाया जाता है, रजिस्ट्रार के पास कॉपी दी जाती है इसकी। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट, इसे सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नाउ इट इज लाइक द बाय लॉज ऑफ द कंपनी एज इट कंटेन्स रूल्स एंड, ये है ना कंपनी का लाइक ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना कंपनी के इंटरनल जो मैनेजमेंट है, इन आंतरिक जो काम काज है उसको हैंडल करता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना यहाँ पर मेंशन होते हैं। एंड इट डिफाइंस द कंपनी की पावर्स क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ऑफिसर्स उनके पावर्स ड्यूटीज एंड उनके राइट्स क्या क्या है। एंड ऑल्सो द मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड आउट, और साथ ही है ना इसमें ये भी मेंशन होता है कि कौन बिजनेस मतलब क्या कैरिड आउट होगा, कौन से विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन, कौन सा बिजनेस कैरिड ऑन किया जाएगा। नाउ इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी, ये कंपनी के बीच में एंड इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स, और मेंबर्स के बीच में भी ये अमंग द मेंबर्स भी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में, सेटअप करने में उपयोगी होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ थर्ड यहाँ पर है नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज का मतलब क्या है, तो दिस क्लॉज मेंशंस द नेम ऑफ द कंपनी, इसमें ना कंपनी का नाम मेंशन होता है। एज ए कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, ये लीगल एंटिटी होती है तो मतलब ये ना अलग होती है, मेंबर से अलग होते हैं, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स ओनर्स अलग होते हैं। तो लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट हैज टू हैव इट्स ओन नेम, उसको खुद का नाम होना जरूरी होता है, कंपनी को खुद का नाम होना जरूरी होता है ताकि वो अपना है ना सेपरेट आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी वो एस्टैब्लिश कर सके, सेटअप कर सके। तो द प्रमोटर्स चूज द नेम ऑफ द कंपनी, तो इनिशियली जो प्रमोटर्स होते हैं वही हैंडल करते हैं ना कंपनी को प्रमोट करने में, उन्हीं का योगदान होता है, तो वो लोग है ना कंपनी का नाम भी चूज करते हैं। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड वाइल चूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का नाम चूज किया जाता है तो नीचे जो पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखकर ही चूज किया जाता है। तो सबसे पहले द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल, नाम सेम नहीं होना चाहिए, और रिजेंबल द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई जो कंपनी है ऑलरेडी एग्जिस्टेड है मार्केट में उसके जैसा अलाइक सेम नाम नहीं हो सकता, उसके जैसा सेम आइडेंटिकल रिजेंबल नहीं हो सकता, कंपनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ना ही कोई पहले के कंपनी लॉ के हिसाब से। तो अलग थलग नाम होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ। नाउ द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, मतलब अगर है ना कानून के तहत कोई भी गुनाह के हिसाब से नाम नहीं रखा जाना चाहिए, कोई भी ऑफेंस उसमें नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। देन द नेम और द वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पीपल, कोई भी है ना सोसाइटी का जो भी सेक्शन है वो किसी भी सेक्शन, किसी भी तरीके के धर्म के हो, जाति के हो, किसी भी सेक्शन के लोग हो, गरीब हो अमीर हो, किसी के भी इसको है ना वो क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए नाम जो कंपनी का है वो। एंड द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एम्बलेम्स एंड नेम्स, जो हमारे एम्बलेम्स है नेम्स है उसका भी वो वायलेट नहीं करने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, ये 1950 एक्ट के तहत ये बोला है कि भाई कोई भी नाम इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो है ना किसी को भी कोई भी रूल वायलेट करे, कोई भी प्रोविजंस है वो वायलेट करेगा। नाउ द नेम शैल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, किसी का भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच नहीं होना चाहिए। देन द नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड एंड दैट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट द कंपनी इज कनेक्टेड विथ और हैज द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो ऐसा कोई भी नाम नहीं रखा जाना चाहिए कि जिससे ऐसे है ना वो जिससे कि उसका नाम है ना वो ऐसे रियलाइज करे, वो ऐसे बताया जाए कि है ना भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से मैच हो रहा है, तो इस तरीके का कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। नाउ इन द केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है बाय शेयर्स और गारंटी के हिसाब से या शेयर्स के हिसाब से, तो द लास्ट वर्ड जो होता है नेम में उसमें लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। वर्ड ऑफ द नेम शुड बी लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड, तो ये पब्लिक कंपनी में टाटा स्टील लिमिटेड, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए LTD लास्ट में होना चाहिए, 3 लेटर्स होने चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कैसे आपको नेम क्लॉज के बारे में लिखना है, अगर आ गया तो टर्म। नाउ
फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, तो दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट, ये है ना ऑब्जेक्ट से एम को डिफाइन करता है, फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म, जिसके लिए कंपनी फॉर्म की गई है, कंपनी सेटअप की गई है, एस्टेब्लिश की गई है, एंड इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इसके ये क्या प्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि भाई कौन से टाइप की एक्टिविटीज है कंपनी है ना वो कैरी आउट करने वाली है। एंड दिस क्लॉज स्टेट्स इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट्स, क्या मेन ऑब्जेक्ट्स है वो ये बताती है, ये जो सारी डिटेल्स एंड मेन ऑब्जेक्ट्स बताती है, फॉर विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स एनी अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक इफ नेसेसरी, और अगर कोई अदर एक्टिविटीज वो अंडरटेक करना चाहते हैं, कैरी आउट करना चाहते हैं, तो ये भी इसमें मेंशन होते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में, इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, जो इनका मेन एम है उसको अचीव करने के लिए अगर कोई सपोर्टिव एक्टिविटीज मान लीजिए अगर इनको कैरी आउट करनी पड़ी तो वो भी इसमें मेंशन होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। नाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल, ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और मतलब ये सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, कोई भी देन अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनी एक्ट, कोई भी कंपनी का एक्ट को ब्रेक करे, वायलेट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई दूसरा लॉ को ये वायलेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए। नाउ अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट्स अपनी जो इसके एम है उसके बियॉन्ड कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, उससे आगे ओवर एंड अबव कुछ नहीं कर सकती है। सो इट कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू और कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज। तो इस क्लॉज में जो भी स्पेसिफाइड होता है उसी वो ही कंपनी फॉलो करती है, उसके बियॉन्ड कंपनी कुछ भी नहीं करती है। नाउ फिफ्थ वन इज लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज में ना मेंबर्स की कितनी लायबिलिटीज है उसके बारे में मेंशन होता है। तो दिस क्लॉज स्टेट्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, भाई कहाँ तक है ना वो जिम्मेदार है मेंबर्स ऑफ द कंपनी के जो मेंबर्स है। तो इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है तो दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, उसकी जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड, जितना अमाउंट उन्होंने ना अनपेड मतलब जितना अभी तक फेस वैल्यू उनके शेयर्स का वो पे नहीं किया कंपनी को, उतने का ही वो लोग है ना हक जिम्मेदार होते हैं, उतनी ही उनकी जवाबदारी होती है शेयर होल्डर्स की, कंपनी के शेयर होल्डर्स की। जितना अनपेड अमाउंट है, समझो 10 रुपया है, 10 में से 4 रुपया पे कर दिया, 6 रुपया नहीं पे किया है, तो 6 रुपये की लायबिलिटी है ना कंपनी की जो शेयर होल्डर्स होती है उनकी होती है, मेंबर्स की होती है। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अगर है ना कोई कंपनी है बाय गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो दिस क्लॉज स्टेट्स, तो ये क्लॉज जो है वो बताता है कि द अमाउंट विच एवरी मेंबर गारंटीज, जितना हर एक मेंबर गारंटी देता है अमाउंट पे करने का टू पे टूवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी के एसेट्स परचेस करने के लिए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब है ना कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, और टूवर्ड्स द कॉस्ट और एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद कर दे, ताला लगा रहे हैं, कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है, तो उस टाइम पे कितने एसेट्स कंपनी के जो है वो गारंटी देते हैं पे ऑफ करने की मेंबर्स, तो उतना उसे बोलते हैं फिर बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। सो इन केस ऑफ लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है विथ और विदाउट शेयर कैपिटल, विथ कैपिटल अनलिमिटेड बोल सकते हैं, विदाउट शेयर कैपिटल अनलिमिटेड, तो दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड। तो उस केस में फिर है ना जो उसके मेंबर्स की लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड हो जाती है, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है तो। लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है तो ऐसा नहीं होता है। नाउ सिक्स्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, दिस क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का जो अमाउंट है वो मेंशन करता है, स्टेट करता है विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिससे वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, एंड दिस कैपिटल इज हैंस कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। तो उस कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं कंपनी का, एंड दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, ये जो कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज, जितना कंपनी है ना रेज कर सकती है मार्केट से उतना पैसा वो कलेक्ट कर सकती है, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल, इसीलिए इस कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं। नाउ in case of a company
विथ शेयर कैपिटल, जहां पर शेयर कैपिटल होता है, तो दिस क्लॉज स्टेट्स दैट टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो होता है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का, एंड द फिक्स्ड जो वैल्यू होती है पर शेयर की, जिसे हम फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बोलते हैं। तो कंपनी जब शेयर कैपिटल वाली होती है तो इसमें क्लॉज में ये मेंशन होता है कि भाई कितने अमाउंट का टोटल शेयर कैपिटल होगा और कितने अमाउंट वाला पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी वो भी मेंशन होती है। इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू मोर शेयर्स टू रेज मोर फंड्स, अगर कंपनी को इशू करना है ज्यादा फंड, मोर वांट्स टू इशू मोर शेयर्स, ज्यादा शेयर्स इशू करने हैं ज्यादा फंड रेज करने के लिए, देन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, अमाउंट ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा अगर करना है तो देन कंपनी हैज टू ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज, तो उसको है ना ये जो कैपिटल क्लॉज होता है उसको उसे ऑल्टर करना पड़ता है, मतलब उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है मतलब मॉडिफाई करना होता है। नाउ सेवेंथ वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है, द क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम बताते हैं इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड, जिसमें ना रजिस्टर्ड जो ऑफिस है कंपनी की वो सिचुएटेड होगी, लोकेटेड होगी, जहां पर स्थित होगी। एंड एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, और हर एक कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थ, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाना, कंपनी का जन्म वहां से हो जाता है। तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो तो इमीडिएटली इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव होते ही स्टार्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी को वेट करना पड़ता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आने तक का। नाउ यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ मस्ट एज, रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या होता है, इट्स एस्टैब्लिशेस द डोमिसाइल, मतलब लोकेशन ऑफ अ कंपनी, लोकेशन ऑफ अ कंपनी को सेटअप करता है। देन इट इज द एड्रेस टू विच ऑल द कम्युनिकेशन नोटिस विल बी सेंड, जहां पर है ना कम्युनिकेट करना है, इनसे वार्तालाप करना है, कोई भी नोटिस भेजना है तो उस एड्रेस पे, कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे है ना पहुंचाए जा सकते हैं, करस्पॉन्डेंस पहुंचाए जा सकते हैं, रिटर्न लेटर्स वगैरह। नाउ इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल स्टेट्यूटरी बुक्स, जितने भी लॉ इनकी जो बुक है, कंपनी की बुक्स है, स्टेट्यूटरी बुक्स है, रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के वो रखे जाते हैं, विल बी केप्ट। एंड फोर्थ यहाँ पर द एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट्स, जो एड्रेस क्लॉज होता है उसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने क्या बताया है, वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर्स, अगर कंपनी को किसी के अगेंस्ट अगर केसेस फाइल करने हैं, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके बारे में भी सारे है ना एड्रेस क्लॉज में जो है वो मेंशन करता है, इंडिकेट करता है कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी। नाउ अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, तो अल्ट्रा वायरस एक्ट, द वर्ड अल्ट्रा का मीन्स बियॉन्ड, अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, एंड द वर्ड वायरस मीन्स पावर्स, यहाँ पे वायरस मीन्स पावर्स, सो दस अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की जो मेमोरेंडम में जो पावर्स मिले हैं और उसके अपार्ट, उसके अलावा तो यहाँ पे द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस स्टेट्स जो है दैट एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कंपनी अगर कैरी आउट करती है जो कि उसके है ना उसके लिमिट के अगेंस्ट, उसके लिमिट से आगे हो गया, विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी की जो पावर है, लिमिट है उससे बियॉन्ड अगर होता है तो उसको हम है ना वॉइड और नल बोलेंगे, नल एंड वॉइड वो कंसिडर किया जाएगा और उसे है ना लीगली इनइफेक्टिव भी किया जा सकता है, इवन इफ ऑल द मेंबर्स हैव एग्रीड टू सच एक्ट, अगर सारे मेंबर्स उस कार्य के लिए अगर है ना तैयार हो गए तो भी उसको नल एंड वॉइड हम बोलेंगे, वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से वो नल एंड वॉइड एक्शन हो गया। नाउ पर्पस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज प्रोटेक्शन, ये क्यों जरूरी है, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों कानून ऐसे बोल रहा है, तो ये है ना भाई स्टेक होल्डर्स जो है कंपनी के, जैसे स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन, क्रेडिटर्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, बैंक्स हुए, शेयर होल्डर्स हुए, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए ये है ना अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल है, ये रखा गया है, इसका पर्पस यही है। सो द स्टेक होल्डर्स हैव द राइट टू एंश्योर दैट द कंपनी यूजेस देयर मनी, ताकि है ना उनको तसल्ली हो सके स्टेक होल्डर्स को भी कि उनका पैसा जो है, पैसा है, मनी है, हार्ड मनी है, वो कंपनी है ना सही काम के लिए यूटिलाइज कर रही है। कंपनी ने जो मेंशन किया था मेमोरेंडम में, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने मेंशन किए थे उसी के मुताबिक कंपनी काम कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। नाउ
डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट वाला क्या है, तो इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है दैट कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंटरनल टू कंपनी, कंपनी से इंटरनली रिलेटेड होती है, जिन्हें ना आउटसाइडर्स को उसके बारे में नहीं पता होता है, हैंस दे एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत ही ये जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड होती है। उसके अलावा जो इंटरनल जो है इंडोर मैनेजमेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन को, हर एक इंफॉर्मेशन बाहर वालों को नहीं लीक करते हैं ना। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बताता है, क्या स्टेट करता है, तो इट स्टेट्स दैट पर्सन्स एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with the company need not inquire whether the company or its officers have properly followed the internal proceedings as stated in the articles। आर्टिकल्स में जो मेंशन किया गया है वो कंपनी को है ना जरूरत नहीं पड़ता, नीड नॉट इंक्वायर वेदर द कंपनी और इट्स ऑफिसर हैव प्रॉपरली फॉलोड, कि उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो है ना कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट इज एज्यूम्ड दैट द कंपनी एक्ट्स एज पर इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये एज्यूम किया जाता है कि भाई कंपनी है ना जो है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही कंपनी चल रही है, मूव कर रही है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है किसके फायदे को, किसके फायदे के बारे में सोचता है ये, तो इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के फायदे के बारे में, क्योंकि उनको नहीं पता होता ना कि भाई इंटरनली क्या चल रहा है, क्योंकि हर बात नहीं बताई जाती है आउटसाइडर्स को, तो इंटरनली क्या चल रहा है। सो व्हेन दे एक्ट बेस्ड अपॉन द मेमोरेंडम ऑफ, तो जब वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जब मूव करते हैं ऑफ अ कंपनी, एज आउटसाइडर्स आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर, तो है ना जो आउटसाइडर्स है उनको है ना इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती है रेगुलरली कि भाई इंटरनल प्रोसीडिंग्स क्या चल रहा है, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी चल रही है, तो कोई टेंशन नहीं होता है, बाहर वालों को भी टेंशन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर प्रोस्पेक्टस। तो व्हेन पब्लिक कंपनी, जब भी कोई भी पब्लिक कंपनी है वो है ना अगर फंड कलेक्ट करना चाहती है, मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है, इज कलेक्टिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक को शेयर्स इशू कर टू इशू अ डॉक्यूमेंट, तो उनको हैज टू इशू, तो फिर उनको कंपल्सरीली एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। नाउ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, जिसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स है वो कंटेंट रहती है अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है अबाउट द कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जो भी, एंड इनवाइट्स द इन्वेस्टर्स, और साथ ही वो इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट करते हैं टू बाय द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी जो भी सिक्योरिटीज शेयर्स जो ऑफर करती है वो उसके लिए भी वो है ना उनको इनवाइट करते हैं। नाउ सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 के हिसाब से एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें डिस्क्राइब्ड होता है और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसे हमें एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एंड इंक्लूड्स अ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हायरिंग मतलब इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस जो होते हैं, और अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस जिसमें एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने की डिटेल्स होती है, और एनी नोटिस सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट हुआ और अदर डॉक्यूमेंट हुआ, इन्वाइटिंग ऑफर्स हुए फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और या फिर परचेज करने के लिए कोई भी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये सारे के सारे है ना इसमें प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स मेंशन होती है। नाउ द प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, मतलब आप कोई भी है ना डिस्क्लोज कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहे हो तो वो सही और है ना तथ्य के आधार पर होने चाहिए एज इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं, इसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई उनको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो प्रोस्पेक्टस में फैक्चुअल एंड ट्रू डिटेल्स है, कंटेंट्स है, वो ही डिस्क्लोज होने चाहिए। नाउ MIS स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, MIS स्टेटमेंट क्या होता है जो प्रोस्पेक्टस में, MIS स्टेटमेंट मतलब क्या, तो एज द इन्वेस्टर्स मेक देयर डिसीजन, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने डिसीजंस लेते हैं कि भाई जो इंफॉर्मेशन कंपनीज उनको प्रोवाइड करती है वाया प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन, तो ये है ना केयर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि है ना सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो है ना
एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो है जो कि प्रोवाइड की जाए, एंड नो मटेरियल फैक्ट इज ओमिटेड, और जो है ना जरूरी है, जो फैक्ट पता होना चाहिए आउटसाइडर्स को भी, जो इन्वेस्टर्स उनको पता होना चाहिए, तो वो है ना छुपा ना रह जाए। नाउ एन अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट मीन्स, मिस स्टेटमेंट एंड MIS नहीं, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट और अनट्रू स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, तो द स्टेटमेंट जो कि है ना मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, सही कंटेंट नहीं बताता, तो द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन फॉर्म और कंटेंट को लेकर अगर मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है अगर इन्वेस्टर्स को, और एनी इंक्लूजन ऑफ अ स्टेटमेंट और इट्स ओमिशन, या तो है ना एक्स्ट्रा अननेसेसरी का इंक्लूड कर दिया कोई स्टेटमेंट या ओमिट कर दिया, इज लाइक जिसकी वजह से है ना जो इन्वेस्टर्स है रीड करने पर मिसगाइड हो जाए। तो इफ एन इन्वेस्टर हैज बॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर परचेस करना चाहता है, वो है ना प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे परचेस करता है जिसमें कि है ना मिसलीड किया गया हो, विच हैड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और सप्रेस्ड मटेरियल इन्फॉर्मेशन, या जो तथ्य है फैक्ट उसको छुपा लिया है, सप्रेस कर दिया है, मतलब छुपा लेना, देन ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, तो फिर वो है ना कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, वो जो बंदा है इन्वेस्टर है वो एक्शन ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है, केस फाइल कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट। नाउ इफ एन इन्वेस्टर हैज बॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी के शेयर्स किसी इन्वेस्टर ने परचेस किए, ये तो हम बोल चुके, इफ देयर इज एन अनट्रू और मिस स्टेटमेंट्स अगर है प्रोस्पेक्टस में, एंड द कंपनी एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सच प्रोस्पेक्टस, तो कंपनी और कंपनी के जो भी प्रमोटर्स वगैरह अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है उसके लिए ऐसे प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, विल हैव टू फेस सिविल लायबिलिटी, तो उनको है ना सिविल लायबिलिटी मतलब उनको है ना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, जो भी लॉस अगर इन्वेस्टर सफर करता है इसके कारण की वजह से, मिसलीडिंग के वजह से जो भी लॉस होता है इन्वेस्टर को, तो वो सारा कंपेंसेट करके देता है फिर जो बंदा मिसलीड करता है, कंपनी मिसलीड करती है, कंपनी की मैनेजमेंट मिसलीड करती है, तो एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, जैसे कंपनी और ऑफिसर्स विल बी फाइन, तो उनको कंपनी के जो ऑफिसर्स है उनको उनसे फाइन लिया जा सकता है और उनको जेल में भेजा जा सकता है, इम्प्रिजन बोलते हैं हम जिसे, और बोथ या फिर दोनों भी, उनको जेल की सजा हो सकती है, उनको फाइन भरना पड़ सकता है या फिर फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर है ना सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल बोथ द लायबिलिटीज होती है मिसलीड करने पर, प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देने पर। Now what is abridged prospectus? तो एब्रिज प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं मेन कंटेंट्स इंक्लूडेड होते हैं प्रोस्पेक्टस के, लेकिन वो शॉर्ट में रहते हैं, बट इन ब्रीफ इट इज अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, ये ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच्ड होता है, इशूड बाय द कंपनी, जिसे कंपनी इशू करती है, वाइल ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटीज, जब वो है ना अपने शेयर सिक्योरिटीज ऑफर करती है उस समय पर। नाउ एब्रिज प्रोस्पेक्टस इज इशूड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर मेड बाय अ कंपनी, जब कंपनी पब्लिक ऑफर देती है तब वो एब्रिज्ड जो प्रोस्पेक्टस होता है वो इशू किया जाता है। नाउ शेल प्रोस्पेक्टस किसे बोलते हैं, तो अब पब्लिक कंपनी में रेस फंड्स, पब्लिक कंपनी है ना पब्लिक से पैसा रेस कर सकती है बाय इशूइंग सिक्योरिटीज इशू कर एंड व्हेन इट नीड्स मोर, और जब उसको और ज्यादा जरूरत होती है तो वो फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं फॉर एवरी सच इशू, तो हर एक इशू के लिए फ्रेश प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड, तो फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग अ प्रोस्पेक्टस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो जो प्रोसेस होता है नया बार बार बनाओ प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, उसका प्रोसीजर लंबा हो जाता है, तो उसकी बजाय कंपनी क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रोस्पेक्टस तैयार करने के बजाय, हर बार फ्रेश इशू के टाइम पर फ्रेश प्रोस्पेक्टस बनाने के बजाय कंपनी क्या करती है, प्रिपेयर करती है शेल प्रोस्पेक्टस में क्या करते हैं कंपनी, कैन बी यूज फॉर ऑल इश्यूज, सारे के सारे इश्यूज के लिए यूज किया जा सकता है, जो भी इश्यूज कंपनी करती है शेयर्स, देन अप टू द 1 ईयर, एक साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग, पहली ऑफरिंग से लेकर, पहले जब इनवाइट करती है, पहले इनविटेशन से लेकर आगे जब भी फ्यूचर में कंपनी इनवाइट करती है, तो सेम शेल प्रोस्पेक्टस को कंपनी यूज कर सकती है, उसको है ना नया बार बार फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसे बोलते हैं,
तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, जिसे हम इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, एज इट डज नॉट इंक्लूड, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंप्लीट पर्टिकुलर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। क्वांटिटी कितनी सिक्योरिटीज में कितनी क्वांटिटी है सिक्योरिटीज की जो कि ऑफर की गई है या इश्यू की गई है, कितने प्राइस पर इश्यू की गई है, एंड इट इज यूजुअली इशूड एट द टाइम ऑफ आईपीओ। और ये है ना इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एनी इशू डन अंडर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो होता है तो उसके तहत ये इशू किया जाता है। एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल हैव द सेम ऑब्लिगेशंस, तो उसके सेम जिम्मेदारी ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट आर एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस के लिए एप्लीकेबल है सेम इसके लिए भी ये क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेटेड है ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी। अ कंपनी मस्ट फाइल अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है ये भी कंपनी को है ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पर है ना रजिस्टर करवाना पड़ता है एटलीस्ट 3 डेज, 3 दिन पहले उसका जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड जो ऑफर है वो ओपन होने से 3 दिन पहले उनको है ना ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना कंपलसरी होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो एक्सप्लेनेशन है एंड सोल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा जो पहला सब क्वेश्चन है वो रेडी है आप लोगों के लिए, तो मैं इसी में ये वाला भी आप लोगों के लिए इंक्लूड कर देती हूँ। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले दिया कि स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं, आपको केस और सिचुएशन को स्टडी करना है और जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर देने। तो द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी स्टेटेड दैट वाइल बोरोविंग एनी मनी, जब भी हम कोई पैसा बोरो करते हैं फ्रॉम आउटसाइडर से जब पैसा उधार लेते हैं, द डॉक्यूमेंट मस्ट हैव सिग्नेचर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उन डॉक्यूमेंट्स पे है ना एमडी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का एंड एनी वन डायरेक्टर जो कंपनी का उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्लियरली स्टेटेड दैट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हाइल बोरोइंग मनी, पैसा बोरो करने के टाइम पे प्रोसीजर फॉलो करना है। द मैनेजिंग डायरेक्टर डिड नॉट फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का उसने सारे के सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए बट स्टिल बोरोड मनी, और फिर भी उन्होंने है ना पैसा उधार ले लिया है फ्रॉम मिस्टर एक्स से पैसा उधार ले लिया। नाउ मिस्टर एक्स एज्यूम्ड दैट, मिस्टर एक्स ने क्या एज्यूम किया, उन्होंने मानकर चले वो कि द एमडी हैज फॉलोड द रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स, जितने भी प्रोसीजर्स है एमडी ने है ना वो फॉलो किए, रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स फॉलो किए है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कैन द एमडी बी हेल्ड पनिशेबल फॉर दिस एक्ट। तो यस पनिशेबल है, क्योंकि यहाँ पर हम है ना मिस गाइड और मिस स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं किसी को भी, कंपनी का जो एमडी है नहीं कर सकता ऐसा, तो यहाँ पर है ना वो पनिशेबल है। तो हमें लिख रहा है आंसर यस द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज एमडी कैन बी हेल्ड पनिशेबल फॉर द एक्ट। तो वो क्रिमिनली एंड वो सिविक इसके हिसाब से वो है ना क्या है यहाँ पर वो पनिशेबल है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर क्या होता है अगर मिसगाइड करने पर है ना सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी है, तो यहाँ पर सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों के अंडर में ही ये आ जाता है, तो ये पनिशेबल है मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का है वो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अंडर दिस डॉक्ट्राइन कैन मिस्टर एक्स टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। क्या मिस्टर एक्स है ना वो एक्शन ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट, मतलब केस फाइल कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है, वो कोर्ट तक जा सकता है। तो अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिस्टर एक्स कैन टेक एक्शन, मिस्टर एक्स ले सकता है एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ जो इंडोर मैनेजमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है लोगों को, पीपल को हु एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कंपनी, जो कि है ना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं, एज्यूमिंग दैट द कंपनी है ना वो ये मानकर चलते हैं ना कि भाई कंपनी चीट नहीं करेगी उनके साथ, कंपनी है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आगे बढ़ रही है, फॉलो कर रही है सारे के सारे प्रोसीजर्स रूल्स जो कि है ना उन्होंने मेमोरेंडम है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए हैं, तो उसी के आधार पर कंपनी काम कर रही है। कौन सोचेगा कि भाई मिसगाइड कर रही है, तो मिसगाइड करने के लिए कंपनी पनिशेबल होती है, इसीलिए ना कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है मिस्टर एक्स यहाँ पर। नाउ एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन, तो आपको डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन इज क्या है, तो यहाँ मैंने ऊपर भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये क्या स्टेट करता है, ये क्या बताता है दैट द जो पर्सन है एंटर करता है इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर, वो लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे कि कंपनी है या फिर कंपनी के जो ऑफिसर्स है वो लोग सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं क्या, इंटरनल प्रोसीडिंग्स उनकी बराबर चल रही है क्या,
जैसे कि उन्होंने आर्टिकल्स में मेंशन की है, इट इज एज्यूम्ड दैट, ये एज्यूम किया जाता है कि जो एक्ट जो भी काम काज कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं कंपनी का, वो एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही चल रहा है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स व्हेन दे एक्ट एज when they act based on the memorandum and articles of a company, as outsiders are not bound to inquire into the regularity of internal proceedings। जो भी internal proceedings है कंपनी की, उसकी रेगुलरिटी के से वो अबाइड है, बंधे हुए हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं करे ऐसा मानकर चलते हैं। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो आई थिंक आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो आपको चाहिए तो आप इसकी जो क्वेश्चन नंबर 3 की है, सब क्वेश्चन 1 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है वीडियो को। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।